मिलिंद, आज की स्थिति में मैंने उदाहरण दिया था एआईएडीएम का। जयललिता के जाने के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम तैयार हो गया था एआईएडीएमके के भीतर। यह नहीं पता था कि जयललिता का पॉलिटिकल वारिस कौन है और किस तरीके से वो पार्टी संभाली जाएगी। दो धड़े पैदा हुए, पलानीस्वामी और तमिल सेल्वम, और आखिरकार उसमें तय हो गया कि आखिरकार कौन बनकर आगे इस पूरे पार्टी को चला सकता है। आज की स्थिति में एनसीपी के भीतर क्या वही स्थिति पैदा हुई है अजीत पवार के एनसीपी के भीतर, या परिवार का रास्ता चुना जाएगा? बीजेपी की भूमिका को लेकर भी सवाल है। देखिए साहिल, एआईडीएमके और यहाँ एनसीपी में फर्क ये है कि वहां कोई परिवार नहीं था, या परिवार भी जो था शशिकला थी या दिनाकरन थे। यहाँ पर पवार परिवार अभी भी है पार्टी, उनका परिवार, मतलब मैंने कहा सुनेत्रा पवार है, जय पवार है, पार्थ पवार है और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले है। तो ये पार्टी जो है ये परिवार चूंकि है अभी भी, और वो राजनीति पार्टी के नाम पर ही हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एआईडीएमके के रास्ते पे जाएगा। और जब अजीत पवार के जीते जी जब मर्जर की बात हो रही थी, तो ये मर्जर की तरफ बात और बढ़ेगी, इसकी जरूरत और बढ़ जाएगी। इस बात से मैं समीर जी की सहमत हूं कि ये कोई ऐसा नहीं होगा कि शरद पवार पार्टी को इंडिया अलायंस की तरफ ले जाएंगे। ये अभी भी, अब तो देखिए साहिल, जो बीएमसी के चुनाव हो चुके, म्युनिसिपल चुनाव हो चुके, महाराष्ट्र में 2029 तक कोई चुनाव नहीं है, देश में कोई चुनाव नहीं है। तो बीजेपी बिल्कुल, हाँ कोई चुनाव नहीं है और बीजेपी बिल्कुल मजबूत विकेट पर है। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीपी जो है वो एनडीए का साथ छोड़ देगी। हो सकता है केंद्र में भी साथ चली जाए, जैसे कि समीर जी कह रहे थे। लेकिन ये दोनों गुट जो है, इनको अब साथ आना और जरूरी हो गया। जब वो अजीत पवार के रहते हुए भी साथ में आए और फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए, तो अब अगर ये अजीत पवार नहीं है, तब अगर ये दोनों गुट साथ में नहीं आते, तो इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो ये अस्तित्व के लिए दोनों साथ में आएंगे। और मुझे भी अभी भी लगता है कि जो नेता बनेगा, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, कोई नॉन पवार नहीं बनेगा। जो भी नेता बनेगा वो पवार ही बनेगा। ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां विचारों से ज्यादा परिवार से चलती है, तो पवार फैमिली से ही। और लेकिन संघर्ष तो वहीं से शुरू हुआ था। आइडियोलॉजिकल संघर्ष से ज्यादा संघर्ष तो यही था ना कि नेता कौन बनेगा। नेता, ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब पार्टी के भीतर सुप्रिया सुले को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। पार्टी के भीतर शरद पवार ने जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, वो इस्तीफा वापस ले लिया गया। और आज की स्थिति में यही बात है कि क्या सुप्रिया सुले का नेतृत्व अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी मानेगी? क्या उनके विधायक मानेंगे, या वो आसान रास्ता चुनेंगे और सुनेत्रा पवार या पार्थ पवार, जिसका जिक्र समीर कर रहे थे, उसी तरीके से एक रास्ता चुनकर वहां पर पार्टी को महायुति के साथ में या बीजेपी के साथ में रखा जाएगा? ये भी तो बातें हो सकती है। नेता कौन माना जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है साहिल कि नेता, मुझे लगता है कि अजीत पवार के परिवार से ही माना जाएगा, क्योंकि विधायक उनके पास है और उनके पास सांसद तो नहीं है, लेकिन विधायक उनके पास है। पर कुल मिला के ये बात समझिए, जो आपने कहा कि लड़ाई इसी को लेकर हुई थी, दोनों धड़े नुकसान में हैं। अजीत पवार भी, भले ही वो उप मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में थे अभी आज सुबह तक, उनका कद कम हुआ है। बीजेपी इतनी मजबूत हो गई कि अजीत पवार का प्रासंगिकता भी खतरे में थी। और सुप्रिया सुले का भी धड़ा जो है वो तो बिल्कुल ही किनारे लग गया था विधानसभा चुनाव के बाद में। तो मैं ये कह रहा हूं कि अजीत पवार के जीते जी ही जब एनसीपी पर अस्तित्व का संकट था, इसलिए साथ में आ रही थी, तो अब तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो साथ में आएंगे। एक बात जो आपने कही कि जो साहिल, जो झगड़ा है, मुझे लगता है कि थोड़ा हमको पीछे जाके देखना चाहिए कि जब अजीत पवार ने पार्टी छोड़ी थी, तो अजीत पवार की कसक क्या थी कि उनको सत्ता चाहिए थी, उनको डिप्टी सीएम बनना था, और शरद पवार उसका विरोध कर रहे थे। 2004 पर उन्होंने बात कही कि जब हमारे विधायक ज्यादा चुन के आए थे और पवार साहब ने कांग्रेस का सीएम बनने दिया था, तो अजीत पवार की नाराजगी तो 2023 में जाके फूटी है। लेकिन वो नाराजगी 20 साल से थी कि जब हमारा सीएम बन सकता था, एनसीपी का बन सकता था, या खुद अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो नहीं बने क्योंकि शरद पवार नहीं माने थे। तो संघर्ष तो 20 साल तक था। वो उसका जो पूरा उसका मतलब फूटना, उसका बाहर निकलता, ये 2023 हो गया उसको करते करते। फिर भी आज की स्थिति में यह लगता है कि इस पूरे संघर्ष में बीजेपी की भूमिका बहुत अहम रहेगी। क्या इसमें शरद पवार और अजीत पवार का कुनबा साथ में आने के लिए बीजेपी राजी होगी? इस बात को लेकर भी ख्याल रखना होगा। कई लोग यह भी कहते हैं कि अजीत पवार इस बारे में ज्यादा जल्दबाजी में थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टियां साथ में आए, क्योंकि शरद पवार की भी उम्र हो चुकी है। 85 साल के शरद पवार कुछ अच्छी स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में दोनों साथ में आए, उसको लेकर भी चर्चा चल रही थी। और इसीलिए सुशीबेन शाह, आपकी पार्टी इस सरकार में एक सहयोगी पार्टी है, आपके नेता इस पार्टी में उप मुख्यमंत्री है, पार्टी का अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री है। एनसीपी के साथ भी
क्या आपको लगता है कि यही होना चाहिए? क्या एक और उप मुख्यमंत्री बनेगा सरकार के भीतर अजित पवार के जाने के बाद में भी? सभी को नमस्ते। और प्रशांत भाई, अरविंद भाई, आपको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि। आज हमने महाराष्ट्र ने एक दमदार नेता, एक जननायक खोया है। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिलदार और दमदार नेता हमने खोया है। और साहिल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सारे शोकाकुल हैं, और इसके बारे में शायद आज भाष्य करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जैसे हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी ने कहा कि हमारे बड़े भाई आज हम खोए हैं, और हम खूब खूब नाराज हैं, दुखी हैं। बोलते बोलते वो एकदम भावनाग्रस्त भी हो गए थे, भावुक हो गए थे। तो इसलिए जैसी एनसीपी को हमने जैसे अजीत दादा को सम्मान दिया, हम एनसीपी को भी सम्मान देंगे, उसको परिवार को भी सम्मान देंगे, और पूरे एनसीपी गठ को, चीफ मिनिस्टर हो, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनका सम्मान, उनकी मर्यादा जरूर रखेंगे। महाराष्ट्र में उनका नाम जरूर रखेंगे। चित्रा बाथम, कांग्रेस भी खास करके नजर बनाए रखी हुई है महाराष्ट्र की स्थिति पर, क्योंकि कांग्रेस की एक वक्त में भूमिका रही थी एनसीपी के भीतर। माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस में शरद पवार आपके साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। पुणे के भीतर जो एनसीपी और एनसीपी साथ में आए, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने काफी कटाक्ष किया था शरद पवार पर कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गौतम अडानी के साथ में, जब बारामती के भीतर गौतम अडानी के साथ में दोनों देखे गए, उसके बाद भी ये सवाल उठाना शुरू हो गया था। तो आज की स्थिति में क्या आपने शरद पवार को खो दिया है? खास करके अजीत पवार के जाने के बाद इंडिया अलायंस ने खो दिया है। साहिल जी नमस्ते। और सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी खुद भी बहुत ही शोकाकुल है। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का निधन हुआ है। एक बोल्ड और बेबाक व्यक्तिमत्व के वो इंसान थे। मैंने खुद उनसे कई मौकों पे मुलाकात की थी, और काफी प्रभावित थी मैं उनकी राजनीति से। जिस तरीके से हिंदुत्ववादी सरकार के साथ रहते हुए भी उन्होंने अपनी सेक्युलर आइडियोलॉजी को कभी नहीं छोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे व्यक्ति का इस तरीके से चला जाना महाराष्ट्र की राजनीति में डेफिनेटली एक शून्य तो छोड़ जाता है। लेकिन हम उनकी श्रद्धांजलि अगर हम सच्ची अर्पित करते हैं, तो उनकी जो मंशा थी, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए। तोड़ाफोड़ी की राजनीति का जो पाप यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है 2022 से, उसी को अगर एक तरीके से हमें एक अच्छा सोल्यूशन देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विलय तो निश्चित ही है, और इसमें हम जरूर एनसीपी के साथ हैं। और मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार जी के जो भी अलायंसेस है, हमारी कटाक्ष हो सकती है, हमारी तीखी टिप्पणियां हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम साथ में थे, साथ में हैं और साथ में रहेंगे। तो यही संदेश के साथ मुझे भी बहुत आज मैं भावनात्मक तरीके से बहुत बुरा लग रहा है कि इस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है, और हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। अगर वो सच्ची दोस्ती ही निभानी है हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे चीफ मिनिस्टर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक निष्पक्ष और अच्छी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। और किस तरीके से जो लेजेट प्लेन था, राममोहन नायडू पहले कह चुके हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी, और इस बारे में फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। डीजीसीए और उसके साथ साथ एआईबी की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन भी इसकी जांच करेगा, और इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। कुछ डिटेल्स भी उसके बारे में उन्होंने दिए हुए हैं। हुई है उसकी आज तक कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, तो हम चाहेंगे कि ब्लैक बॉक्स की डिटेल्स वगैरह जो भी कुछ है पूरा पब्लिक के सामने रखा जाए कि किस तरीके से उनका ये आज का जो हादसा है वो हुआ है। ठीक है।